आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और सावन के पवित्र माह के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपको मैं एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट अगले 2 मिनट में दूंगा और उस क्रोनोलॉजी को आप देखेंगे तो सारे इवेंट एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। पहला इवेंट होता है प्रधानमंत्री जी का अपने 8-9 साल के कार्यकाल में चीन की 5 ट्रिप्स और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 औपचारिक अनौपचारिक, बिकॉज समटाइम्स दे से दैट दीज आर विदाउट एजेंडा मीटिंग्स, समटाइम्स विथ एजेंडा मीटिंग्स। तो पहला इवेंट होता है 5 चीन की ट्रिप्स और 18 शी जिनपिंग के साथ मीटिंग्स। दूसरा, भारत माँ के वीर सपूत 20 वीर सपूत भारत माँ के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा, चाइनीज कंपनीज पीएम केयर में चंदा देती हुई मिलती है, और छोटा मोटा चंदा नहीं, बड़ा चंदा। चौथा, जब देश में लोग प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं तो जवाब आता है ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। पांचवा, एक्सपर्ट्स ये एस्टिमेट देते हैं कि 40% जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे भारत की वीर सेना पेट्रोलिंग करती थी, वो 40% पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे अब भारत की सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है। पांचवा, डिफेंस एक्सपर्ट्स बार बार अपने लेखों के माध्यम से और गूगल फोटोज के माध्यम से ये कहते हैं कि चाइना भारत माँ की भूमि पर हेलीपैड बना के बंकर बना के बैठी हुई है। छठा, दिसंबर 2022 में खबर आती है कि भारत माँ के वीर 20 सपूतों के ऊपर चाइना हमला करती है, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। छठा, मार्च 2023 में खबर आती है कि अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का नाम चीन चेंज कर देती है और भारत सरकार और रक्षा मंत्री मौन व्रत में रहते हैं। सातवां, वित्तीय वर्ष 2023 में एक खबर आती है कि भारत सरकार ने चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया। ट्रेड डेफिसिट अर्थात जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें $100 बिलियन का अंतर हो गया। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं। और अब खबर आती है कि हम रूसी तेल खरीदने के लिए चीनी पैसा दे रहे हैं। मुझे राज कपूर साहब का एक फिल्म याद आती है जिसमें रूसी टोपी और इस तरह के कई चीज़ों का चित्रण था, पर अब भारत सरकार सस्ता रूसी तेल खरीदने के लिए युआन में पेमेंट कर रही है। आज जितनी हमारी तेल की आवश्यकता, उसका 42%, 42% जो हम इंपोर्ट करते हैं वो रशियन ऑयल करते हैं। और रशिया से जब हम 2020-21 में लगभग 7,000 करोड़ का तेल इंपोर्ट करते थे, आज वो 7,000 2020-21 का बढ़कर 2022-23 में 89,000 करोड़ रुपया हो गया। मतलब लगभग 300 या 300 से भी ज़्यादा प्रतिशत की भी वृद्धि। अब रिजर्व बैंक ने कहा, भारतीय जो रिफाइनर्स है, कि हम रूसी बैंकों को भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट्स VOSTRO अकाउंट्स खोलने की अनुमति देते हैं ताकि आप रुपये में पेमेंट कर सको। तो भारत सरकार ने रुपये में पेमेंट चालू किया। जो रूस के जो ऑयल एक्सपोर्टर्स थे उनको रुपये में पेमेंट जाना चालू हो गया वॉस्ट्रो अकाउंट्स के माध्यम से। नतीजा क्या हुआ? थोड़े दिन बाद जून महीने में ये खबर आती है और जुलाई के प्रथम वीक में ये खबर बाहर निकल के आती है कि भारत सरकार चीन रूस जिससे कि प्रतिदिन भारत सरकार 2.17 बैरल
प्रतिदिन तेल का इंपोर्ट कर रही है, वो भारत सरकार अब रूस को चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट कर रही है। आप कहेंगे साहब इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ये फर्क पड़ रहा है कि ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की सरकार का मुखपत्र है, वो भारत सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़ता है। वो कहता है, इंडियन रिफाइनर्स रिपोर्टेड युआन परचेजेस फॉर रशियन ऑयल to accelerate de-dollarization and will help Chinese currency to be global currency। भारत सरकार के लिए शुभ कितनी बढ़िया बात मोदी जी के लिए। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि आप युआन में पेमेंट करके चाइना की करेंसी को ग्लोबल करेंसी बना रहे हो, रूस के तेल का पेमेंट चाइनीज करेंसी में। उसके पश्चात क्या होता है? अब समस्या ये आती है कि क्यों रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं किया जा सकता? हमारी करेंसी में ऐसी क्या वीकनेसेस हैं कि हम हमारी करेंसी में पेमेंट नहीं करते और युआन में पेमेंट कर रहे हैं, चाइनीज करेंसी में? हम डी डॉलराइजेशन करके चाइनीज करेंसी युआनाइजेशन कर रहे हैं, हम रुपीनाइजेशन क्यों नहीं कर सकते? इस बाबत हमारे भारत सरकार से 3 बड़े स्पेसिफिक सवाल है। पहला, एक तरफ तो सस्ते कच्चे तेल का 1 पैसे का फायदा अंतिम उपभोक्ता को नहीं मिला। देश में किसी को नहीं पता। कोई मंत्री कहता है कि $25 प्रति बैरल में रूसी तेल आ रहा है, कोई मंत्री कहता है $30 प्रति बैरल में रूसी तेल आ रहा है, कोई कहता है $40 प्रति बैरल पे रूसी तेल आ रहा है, पर भारत सरकार कह रही है हम सस्ता ला रहे हैं। तो उस सस्तेपन का फायदा, 1 पैसे का फायदा अंतिम उपभोक्ताओं को नहीं। और वो देश जिसने कायरता से भारत मां के 20 वीर सपूतों को वीर शहीद किया, उस देश की करेंसी को हम इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं। वो देश जिसके साथ हर जगह हम भारत मां के भूमि पर कब्जा जमाए हुए बैठा है, 40% पेट्रोलिंग पॉइंट हमसे छीन चुका है, हमारे गांवों का, हमारे शहरों का नाम चेंज कर रहा है, उसकी करेंसी को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक तरफ तो सस्ते रूसी तेल का फायदा नहीं, दूसरी तरफ उस सस्ते रूसी तेल का चीनी पैसों में भुगतान, और चीनी पैसों में भुगतान करके हम डी डॉलराइजेशन करके युआनाइजेशन ऑफ द करेंसी कर रहे हैं दुनिया में। दूसरा सवाल, ऐसी क्या समस्या है कि हम रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते? अगर रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते तो क्यों हमारे रुपये की साख इतनी गिरी भारत सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में कि आज हम रुपये में पेमेंट नहीं कर पा रहे? और तीसरा, मोदी जी, कि आपको ये लगता है कि रुपये में पेमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको लगता है रुपये की आपने साख गिरा दी, तो दुनिया में आपको चीन की करेंसी के अलावा कोई करेंसी नहीं मिली जिसमें भुगतान हो सके। आप चीन की करेंसी को एस्टेब्लिश कर रहे हो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। ये हमारे 3 स्पेसिफिक सवाल हैं। मैं आपके इस सब्जेक्ट पर और या कोई अन्य विषय पर सवाल लूं उससे पहले मैं इसी मुद्दे को ब्रीफली अंग्रेजी में अपनी बात कहना चाहता हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द chronology ऑफ इवेंट्स। इवेंट नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर मेड 5 trips to China and 18 meetings with Xi Jinping. 20 soldiers gave their supreme sacrifice for saving our motherland. Third, Chinese companies are giving a big donation or subscription, I don't know what I should call, in PM Care funds. Fourth, Prime Minister Narendra Modi ji gives clean chit to China by saying ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है. Fifth, as per the reports, India, we had lost patrolling rights of 40% of patrolling points on the Indo-China border. Sixth, as per defense experts, China is sitting on our motherland. And this is not one person. Many defense experts, ex-army generals,
in their various articles in various newspapers. Google Photos are saying that China is having permanent bunkers, helipads on our side of LAC. 6th, 7th, in December 2022, more than 20 soldiers were injured in a clash with Chinese troops in Arunachal Pradesh. 7th, in March 2023, China suo motu changed the names of 11 villages and towns of our country, and we were mum, we were silent. 8th, as per the data published by Government of India for financial year 2023, the trade deficit with China had reached to the historical high of $100 billion. And last, now we are buying the Russian crude and paying in Chinese currency. All these events are interlinked to each other. You can see. We are asking Prime Minister and the oil minister. I don't know who is the oil minister. You might also not be knowing, because nobody knows, because he is always silent. Why he is making the payment, why Indian refiners are making payment in yuan to the Russian crude. Why we are trying to internationalize the Chinese currency. Why we can't make the same payment in the Indian rupee. Why? Before moving ahead, right now, 42% of our crude import is from Russia. And if you want to know in the rupee terms, in FY 2021, we used to import Russian oil to the tune of rupees 7,000 crore, and right now for the FY 2023, it is 89,000 crore. Currently, we are importing 2.17 barrels per day of Russian oil. Last year, Reserve Bank allowed to open Vostro accounts to Indian and Russian banks so that we can settle our payments in rupee. But in June, Indian refiners had settled the payment to the Russian crude providers in Chinese currency, that is yuan. We want to ask the government and Modi ji 3 very specific questions. On one side, you are claiming that we are getting a cheaper Russian crude. Why the benefit of that is not transferred, even a 1 paisa of benefit is not transferred to the final consumer. And on the other side, you are helping China to internationalize its currency. You are helping China to globalize its currency. And in your favor, Global Times is writing that Indian refiners reported yuan purchases for Russian oil to accelerate de-dollarization and will help Chinese currency to be global currency. This is what is written in Global Times. Our second question, that why can't we settle payment in Indian rupee? Why in last 9 years, Modi ji, we had lost the goodwill, और in your terms कि जैसे जैसे सरकार की साख गिरती है वैसे वैसे रुपये का मूल्य गिरता है. तो do you still agree with this, that the goodwill of your government is deteriorating day by day? And last but not least, that Modi ji, if you feel that Indian currency is not strong enough to be paid, then why in the entire world you had picked only the Chinese currency for paying to the Russian crude oil suppliers? We want a very specific answers to these 3 questions. We want that what is the relationship in all 10 events which I had shared with you. ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले आप जाते हो 5 दफा, फिर आप 18 मीटिंग करते हो, फिर भारत माँ के वीर सपूत शहादत देते हैं, फिर आप क्लीन चिट देते हो, फिर $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, फिर आप लास्ट में कह देते हो कि अब युआन से पेमेंट करना चालू कर दो. ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रधानमंत्री जी? आपका चीन से ऐसा क्या प्रेम है कि आप भारत की मुद्रा को छोड़कर चीन की मुद्रा को इंटरनेशनलाइजेशन करने पर लगे हुए? बिफोर आई टेक एनी क्वेश्चन, my request to all of you is that I would like to take the questions on this subject first of all, and thereafter we can open the forum for any other questions.
देखिए 3 रिफाइनर्स है और जो खबर है जो जो जिस खबर के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो डाटा जिस खबर से मैं बात कर रहा हूँ, उन 3 में से वो तीनों रिफाइनर्स भारत सरकार की PSUs है। तो इसके अलावा कई सीमेंट कंपनियों ने जो दूसरे देशों से सीमेंट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लांट मंगाया, उसमें युआन में पेमेंट हुआ है, वो निजी कंपनियां हैं। पता नहीं क्यों भारत की सरकार युआन को इंटरनेशनलाइजेशन करने का ध्येय लेके आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि हमारी करेंसी रुपये में भी उतनी ताकत है कि हम हमारी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करें वनस्पत दूसरी करेंसी। आई एम ओपन फॉर एनी अदर क्वेश्चन। बंगाल में जो हिंसा हुई है पंचायत चुनाव में, उसको लेकर के आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी भी कह रही है लोकतंत्र की हत्या है। तो ऐसी लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी के साथ आप विपक्षी एकता क्यों करना चाहते हैं? क्यों मीटिंगों में बुलाते हैं ममता बनर्जी को? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का और हमारा हमेशा से एक मत रहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, वो कहीं भी स्तर पे हो। इसीलिए आपने देखा होगा, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम नफ़रत के माहौल में मोहब्बत की जो हम दुकान लगाने के लिए आगे चल रहे हैं। तो जो भी सरकार, जो भी बंगाल की सरकार वहाँ पर है, जिस भी पार्टी की, अगर इस तरह के काम हो रहे हैं, अगर जिस तरह से हिंसा हो रही है, पर वो क्या दोषियों के साथ खड़े हैं या दोषियों के खिलाफ खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकाल में ये हो जाता तो वो दोषियों के साथ खड़े हो जाते। आज ममता बनर्जी या उस सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम दोषियों के साथ खड़े हैं, वो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। पर हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। देश की राजधानी में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला था और केजरीवाल कह रहे हैं कि जितनी बारिश हो रही है इसके लिए दिल्ली तैयार नहीं। अब पता नहीं, या तो पहले फ़ोन करके बारिश होगी या मुझे नहीं पता केजरीवाल जी के क्या संपर्क है वहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि PM केयर में करोड़ों रुपए का पैसा पड़ा हुआ है और वो कई देशी कंपनियों ने भी दिया और कई विदेशी कंपनियों ने भी दिया और सरकारी कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन भी दिया है और उन्होंने अपना DA भी दिया है, DA की जो इंक्रीमेंट था वो भी दिया है। तो वो PM केयर में, और भारत की जो कंपनियां हैं उसको हर कंपनी को 2% CSR में पैसा देना होता है। वो CSR फंड में भी कोई कंपनी PM केयर में देना चाहे तो वो CSR फंड में भी ओके हो जाता है। वो उस पैसे का क्यों प्रधानमंत्री जी यूज नहीं करना चाहते? हिमाचल में क्या स्थितियां हैं? क्यों एक स्पेशल पैकेज, स्पेशल रिलीफ पैकेज प्रधानमंत्री जी हिमाचल की सरकार को नहीं देते? क्या यहाँ पर भी राजनीति देखी जाएगी कि कौन सी पार्टी की कहाँ पर सरकार है? मैं रिलीफ पैकेज, पार्टी का कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री है उसको देख के क्या रिलीफ पैकेज दिया जाएगा? तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी, आप मंत्रियों से बात करते हुए आपकी फोटोएं आ रही है, एक बार जिस राज्य जो बाढ़ से जूझ रहा है उसके मुख्यमंत्री से भी बात कीजिए। PM केयर का पैसा उनको तुरंत मुहैया कराइए। और मुझे लगता है कि आपदा में अवसर ढूंढना एक गलत काम है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आपदा में अवसर, पर आपदा में राजनीतिक अवसर ढूंढना एक गलत कार्य है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ कार्य नहीं है। आपदा में हमेशा राजनीतिक इश्यूज को भूल के, आज तक हम भी करते आए और हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वो इस आपदा में राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक इश्यूज को भूलकर उन राज्यों को पैसा मुहैया कराए जो PM केयर में पड़ा है। मैं कहीं और से भी नहीं मांग रहा, वो खुद ही बता देंगे कि कितने हजार करोड़ रुपया PM केयर में। वो पैसा बाढ़ ग्रसित मुख्यमंत्रियों को, बाढ़ ग्रसित राज्यों को तुरंत मुहैया कराया जाए, ताकि जो खबरें आ रही है, हिमाचल से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, बिहार से आ रही है, जो भी राज्यों से, और भी नॉर्थ इंडिया में कई राज्यों में बाढ़ से जो हानि हुई है, उनको तुरंत राहत मिले। 2 सवाल है, छोटा सा। एक तो PM केयर फंड की आपने बात किया, दिल्ली हाईकोर्ट में
पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाने को लेकर सुनवाई थी। पीएमओ की तरफ से कहा गया कि पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता, ये कोई सरकारी फोरम नहीं है जिसको आरटीआई के दायरे में लाया जाए, जबकि संस्थागत रूप से जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी का भी जाता है, और बहुत सारे आपने खुद भी जिक्र किया। तो आप ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जिसको खुद प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहा है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं आता, या कोई ऐसा संस्था नहीं है जिसकी तरफ से ये पैसा डिस्बर्स किया जाए? देखिए, आरटीआई के दायरे में नहीं आता, आपने सही फरमाया। सीएजी की ऑडिट नहीं होती उसकी, वो ऑडिट भी नहीं होगी उसकी। और पैसा किससे ले रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों को कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी किया गया है, हर लिस्टेड कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटीज में देना होता है। ये मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट 2013 के अधिनियम के अनुसार। भारत सरकार ने क्या कहा कि आप अगर पीएम केयर में वो पैसा दे देते हो तो कोई सीएसआर करने की जरूरत नहीं। तो भारत सरकार के अधिनियमों में पीएम केयर को जोड़ दिया जाता है और उसको आरटीआई में नहीं लाया जाता। ये दोहरे मापदंड क्यों? चाइनीज कंपनियों ने क्या, हमने बार बार पूछा कि क्या चाइनीज कंपनीज ने पीएम केयर में पैसा नहीं दिया? जो चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, क्या उन्होंने पीएम केयर में पैसा नहीं दिया? और अभी मैं उस बात को 1 मिनट के लिए छोड़ भी देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, वो पैसा भारत के लोगों का है। भारत के कर्मचारियों ने अपने वेतन में से पैसा कटवा के उस फंड में पैसा दिया है। हजारों करोड़ रुपया उसके अंदर अभी भी पड़ा है। वो पैसा अगर बाढ़ रिलीफ में यूज नहीं आ सकता तो फिर वो भारत के किस काम का? पूरे हिमाचल में जो खबरें आ रही, जो तस्वीरें आ रही है, नदियों में जो उफान आ रहा है, जो दिल्ली में हालात है, बिहार में हालात है, यूपी में हालात है, झारखंड में हालात है, क्यों आप राज्यों को पैसा नहीं देना चाहते? और वो पैसा जो भारत के लोगों का है, भारत के लोगों का पैसा अगर भारत के लोगों पर आपदा आए उस समय यूज नहीं आ सके तो उस पैसे का कोई काम का नहीं है वो पैसा। तो मेरी प्रधानमंत्री जी, अभी आपसे मैं पुनः गुजारिश करता हूं कि आपदा में राजनीतिक अवसर मत खोजिए। जब आपदा आती है तो उस समय राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर एक समस्त भारत के बारे में सोचिए, भारत के लोगों के बारे में सोचिए। इस तरह सोच के पैसा मत दीजिए कि यहां पर इस पार्टी की सरकार है और वहां पर इस पार्टी की सरकार है। सर, अभी आपने बंगाल वायलेंस के लिए बोला कि देयर इज नो प्लेस ऑफ वायलेंस इन डेमोक्रेसी, बट क्या वजह है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया इस पूरे मामले पर? अभी तो बोल दिया, इससे क्लियर क्या बोला? स्टेट यूनिट ही वहां पर स्टेटमेंट्स दे रही है, लेकिन यहाँ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। देयर इज नो प्लेस ऑफ वायलेंस इन डेमोक्रेसी, अगेन आई रिपीटेड। बट व्हेन ही आस्क्ड मी, I categorically pointed out that there is a difference between standing with the people who promotes violence or standing against the people who promotes violence. I think, and what we are seeing, that Bengal government is not standing with the people who are promoting the violence. Sir, one more question. Sir, Akhilesh Yadav has given a statement and he has said that ये जो opposition का alliance form हो रहा है, ये NDA को खत्म करके रख देगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे faces हैं, लेकिन बीजेपी के पास में कोई face नहीं है चुनावों के लिए। बीजेपी के पास ना तो नीति है, ना नेता है, ना नियत है, तो वो तो रिक्त हुई हुई है। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक चुनाव में सड़क दर सड़क नापे और आप में से कई लोग बेंगलोर में और कर्नाटक में साथ थे। 5-5 दिन सड़कों पर बेंगलोर में घूमे, 2 दिन मैसूर में घूमे। पूरे कर्नाटक का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी ने जाके आम सभा नहीं की हो। नतीजा क्या है? तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है, बौखला चुकी है। और जो इंटरनल सर्वेज उन्होंने आने वाले 4 राज्यों के चुनाव के कराए हैं, वो नतीजों से वो और भी ज़्यादा घबराए हैं। जिस तरह के इंटरनल सर्वे के रिजल्ट्स मध्य प्रदेश के उनके पास आ रहे हैं और घबरा रहे हैं। पर उनको मैं यही कहूँगा कि घबराहट में और बौखलाहट में आदमी और नीचे गिरता है। संयम से सोचिए, आप प्रधानमंत्री है, अभी प्रधानमंत्री पद के लिए आपके ऊपर दायित्व है, आपके पास 1 साल का समय, आप ये अब वापस चुनावों के कैंपेन में घूम रहे हैं। देश में बाढ़ आई हुई है, कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी बीकानेर थे।
देश में बाढ़ आई हुई है। आज गृह मंत्री जी मेरे को पता चला कि बिना सूचना के भोपाल चले गए। तो ये उनकी प्राथमिकताएं बताती है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। उनकी एक ही प्रायोरिटी है, डाइवर्ट करो, डिवाइड करो और रूल करो। जबकि देश के लोग प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा करते हैं कि वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें। Sir, Gaurav sir, do we deduce that you are standing with the TMC in the face of violence in Madam- Bengal and against the Aam Aadmi Party? Madam, I had In Delhi. mentioned why you are trying to interpret what I had not said. जो मैंने कहा नहीं वो आप क्यों समझना चाहते हो? मैंने तो ये कहा, आप defend कर कि- रहे थे ना मैंने तो इसलिए। ये कहा कि हिंसा की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ये मैं बात बोल रहा हूँ, पुनः दोहरा दिया। फिर इन्होंने जो सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया। दिल्ली की सरकार को भी बाढ़ राहत में पीएम केयर से पैसा मिलना चाहिए, मैंने तो ये कहा। तो आप इसमें क्यों ऐसा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो जो मैंने कहा ही नहीं?